हेलो एवरीवन। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये। इस चैप्टर के 5-6 वीडियो आने वाले हैं, तो इसको सीरियसली फॉलो करना है सबको। जब बात करते हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की, तो बात हो किसकी रही है? देखिए, 7th सेंचुरी में क्या हुआ था। 7th AD में इंडिया पे अटैक हुआ था। किसका? सिंध, जो इंडिया का जो सिंध सिंध प्रांत था, सिंध प्रोविनेंस था, उस पर जो है अरब्स का अटैक हुआ था। अटैक के बाद में क्या हुआ कि जो इनसाइड में इंटीरियर ऑफ इंडिया में जो एक मेजर डायनेस्टी हुआ करती थी, गुप्ता डायनेस्टी, वो आई थिंक 5th AD तक वो खत्म हो रही थी। धीरे धीरे वो कलेप्स कर रही थी। उसके बाद में बहुत सारे जो रीजनल स्टेट्स हुआ करते थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए थे। तो वो कौन कौन से नए नए स्टेट्स इमर्ज हुए और उनके उन अलग अलग स्टेट्स के कौन कौन से न्यू रूलर आए, नए किंग आए, उनके बारे में चैप्टर टोटल डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली किंगडम्स तो ढेर सारे आए, राज्य तो नए बने ढेर सारे, लेकिन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो ये कि टोटल इंडिया का जो मैप आप देखोगे तो बंगाल वाला इलाका है, ये इंडिया का मैप है, राइट। और रफली मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस। तो यहाँ पे बंगाल पड़ता है, तो बंगाल में एक डायनेस्टी आई उभरी, उसका नाम था पाल डायनेस्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सदर्न इंडिया है, तो सदर्न इंडिया में जैसे डिवीजन होता है, जब भी हिस्ट्री आप पढ़ोगे या ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप ये पता होगा कि इंडिया के सब एकदम मिडिल सेंटर से, एकदम सेंटर से बीचों बीच से पास करती है विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, 2 पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद में इनको पार करती है एक वाटर डिवीजन बना हुआ है इसके बीच में, जिसको बोलते हैं नर्मदा और ताप्ती रिवर। तो होता क्या है कि जो नदर्न साइड्स के जितने भी रूलर्स थे, अगर उनको अटैक करना होता था सदर्न स्टेट्स पे, इनको गुलाम बनाना होता था, अपने एम्पायर के अंदर में इनको अगर कंसोलिडेट करना होता था, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। या तो इनको पहाड़ चढ़ाना पड़ता था, तो नदियां पार करनी पड़ती थी। तो बहुत सारे राजा क्या करते थे कि वो अगर नदर्न स्टेट में है तो नदर में ही रह जाते थे, सदर्न वाले सदर में रह जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी रूलर है, जैसे समुद्रगुप्ता के बारे में आपने पढ़ा, मैंने हमने पढ़ा, अशोका के बारे में पढ़ा। उन्होंने साउथ की तरफ बढ़ के भी इन किंगडम्स को अपने में मिलाने की कोशिश की थी। ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला इलाका है, सेम तरीके से यहाँ पे एक डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य के बाद उनको हटा करके उन्हीं की जगह पे आए थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। सेम तरीके से ये सदर्न स्टेट में और आएंगे, तमिलनाडु वाले इलाके में, तो यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी के कुछ सामंत लोग थे जिनको बोलते थे चोला लोग, तो उन्होंने पल्लवों को हटा करके चोला डायनेस्टी शासन में आ गए। तो 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, बेसिकली 3 एरिया पे फोकस करना है इस चैप्टर में, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में। इनको जब हम पढ़ेंगे तो इनके साथ में उनको भी देखते रहेंगे कि जो छोटे छोटे किंगडम्स बने थे। साथ में हम मैप्स का भी इस्तेमाल करेंगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को लेकर के वो ज़्यादा डीप हो, क्लैरिटी बनी रहे। ओके। तो ये समरी था टोटल चैप्टर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बात करते हैं इसकी, यानी 7th और 12th सेंचुरी में, जैसे कि मैंने बताया 7th और 12th सेंचुरी को रिमॉर्क क्यों लिया गया और 7th सेंचुरी की इसलिए क्योंकि 7th सेंचुरी में ही आकर के इंडिया पे मुस्लिम्स का अटैक हुआ था। और 12th सेंचुरी को क्यों बाउंड्री माना गया? वो इसलिए कि 12th सेंचुरी तक जो छोटे छोटे किंगडम्स जो थे, छोटे छोटे हुआ करते थे। 12th सेंचुरी के बाद अचानक कुछ चेंजिंग होता है और 13th सेंचुरी में कुछ नया चेंजिंग होगा और एक नया किंगडम बन जाता है, दिल्ली सल्तनत। जो कम से कम आप मान लीजिए कि इंडिया के 50 से 60% एरिया पे उन्होंने अपना रूलिंग किया। उसके बाद है मुगल डायनेस्टी के लोग, जिन्होंने ऑलमोस्ट जो है 90% इंडिया के जो लैंड को कवर अप कर लिया था। तो इसीलिए ये 2 बाउंड्री की बात करते हैं कि 7th और 12th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से किंगडम्स है। इसमें हुआ ये कि बहुत सारे डायनेस्टी, डायनेस्टी किसको बोलते हैं कि मान लो कि राजा है, तो राजा के बेटे हुए, फिर मतलब एक ही जैसे जाति हो गई, एक ही जो कास्ट है, कास्ट और क्रीड के जब राजा जो है उनकी संतानें राजा बनती जाती हैं, तो उस एक सीरीज को बोलते हैं डायनेस्टी। तो अलग अलग डायनेस्टी क्या है, तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, तो बहुत सारे जो डायनेस्टी के रूल आए, कब से? सेवन से लेके 12th सेंचुरी तक, यानी 500, यानी 500 सालों तक ये चीज़ें चलती रही थी। इसमें से कौन कौन थे ये, और इनकी इमरजेंस कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो 7th सेंचुरी में होता क्या था कि 7th सेंचुरी से पहले की बात करें
तो 7 सेंचुरी से जब पहले थे तो बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जिनके पास ढेर सारी जमीनें होती थी। इनको क्या बोला जाता था, और ये वॉरियर्स के चीफ भी हुआ करते थे कि जो राजा बने वो क्या करते थे, उनको सेना चाहिए दूसरे जगह आक्रमण करने के लिए। तो ये क्या करते थे कि जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे संपर्क करते थे कि भैया हमको जो है इतने सैनिक आप दे दो, इसके बदले में हम आपको जमीन देंगे, आप उससे टैक्स वसूल के अपना पैसा निकाल लेना। तो ये वॉरियर्स चीफ हुआ करते थे। वॉरियर चीफ का मतलब ये जो है जितने भी वॉरियर्स योद्धा हैं उनको प्रोवाइड करते थे। और ये इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में चलता था, यानी वेस्टर्न पोर्शन में भी सेम था, ईस्ट में भी सेम था, साउथ में भी सेम था, नॉर्थ में भी सेम था। जो भी एग्जिस्टिंग किंग्स हुआ करते, जो ऑलरेडी राज्य शासन कर रहे थे, तो उनको किस नाम से बुलाते थे, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं इनको एक प्यारा नाम दे दिए थे, उनको बोलते थे सामंत। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने, जो उनको क्या बोलते हैं कि उनके जो फेवरेट टीचर्स होते हैं उनको कुछ निक नेम रख देते हैं, वैसे ही जो उस टाइम के किंग हुआ करते थे, 7 सेंचुरी से पहले की बात हो रही है, तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को सामंत बुलाते थे या सबऑर्डिनेट्स बुलाते थे। उनसे ये सामंतों से ये आशा की जाती थी कि जब ये राजा से मिलने के लिए लेके आएंगे तो क्या लाएंगे, गिफ्ट लाएंगे। और क्या लाएंगे उनके लिए, अगर ढेर सारी चीज़ें, कुछ उपहार है, उनके आके कोर्ट में दरबारी लगाएं, वहाँ बैठे और क्या करें, उनका मिलिट्री सपोर्ट करें। जब राजा को सैनिक की जरूरत हो तो सैनिक कौन ला के दे, सामंत। राजा को गिफ्ट चाहिए तो कौन लाए, सामंत चाहिए। राजा के सामने झुके कौन, सामंत झुके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामंत को मिलती थी। और सामंत जो राजा भी थे, इनसे सामंतों से प्रसन्न होकर के, इनसे खुश होकर के इनके ऊपर क्या करते थे, वेल्थ का धन जो वर्षा करते रहते थे इनके ऊपर, कुछ भी उठा के दे दिया इनको उपहार के तौर पे। तो ऐसे क्या होता कि जो सामंत है उनके पास पावर भी आती गई। पावर किस बात की, वो अपने समाज में जाते थे, कहते थे तुमको पता है कि मैं किस राजा के लिए काम करता हूँ। फिर दूसरे जगह जाता, तुमको पता है मैं किस राजा के लिए काम करता हूँ। तो लोग उनसे डरते थे, तो इनके पास क्या आ गई, पावर आ गई। अपने आप को कहते थे कि मैं तो खुद राजा से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, तुम्हारी क्या औकात है तुम उनसे बात कर पाओगे। तो ये पावर भी मिला, और वेल्थ कैसे मिला, जमीनें मिलती थी तो ये टैक्स वसूलते थे फार्मर से। तो सारा टैक्स राजा को थोड़े ना देते थे, उसमें कुछ अपने वॉरियर्स को दे दिया, कुछ अपने पास रख लिया, तो वेल्थ इनके पास बढ़ती गई। धीरे धीरे जिसके पास, जिस भी सामंत के पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन हो जाती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पैसे हो जाते तो वो अपना नाम ही चेंज कर लेता था। अब कहलाता, कहता था क्या, महासामंत। जैसे कि आप पढ़े होगे कि बादशाह, पढ़े हो ना मूवी में, मूवी देखते हैं तो कहते हैं मैं बादशाह हूँ, कोई कहता है मैं डॉन हूँ, तो मैं सुपर डॉन हूँ। तो वैसे ही ये अपने आप को डॉन समझते थे सामंत, और सुपर डॉन मतलब महासामंत बन गए। इससे भी जी नहीं भरा तो और धनिक हो गए, तो अपने आप को कहलाते थे क्या, महामंडलेश्वर। क्या कहलाते थे, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का मतलब कि कुछ सामंत जो है वो मान लो कि एक गांव का मालिक है, ठीक। महासामंत का मतलब वो 10 गांवों का मालिक हो गया। महामंडलेश्वर का मतलब हो गया कि अगर राज्य में 600 700 800 गांव हैं, उन सब का मालिक हो जाता था। तो वो अपना जो है नाम जो है चेंज करते थे। और धीरे धीरे कि जब महामंडलेश्वर तक पहुंच जाते थे, वो कहते थे राजा हमको बोलेगा मुझे क्या करना चाहिए, राजा मुझे सिखाएगा। तो ये क्या करते थे, मेरे पास सेना है, तो वो क्या करते थे, सामंत लोग अपनी सेना भेज के राजा को गद्दी से हटा दिया, उन्हीं का राजा हथिया लिया। तो सबसे पहले ऐसा काम किसने किया, ये काम किया राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट थे कौन, कर्नाटक में चालुक्य लोग शासन करते थे। कौन, चालुक्य लोग। चालुक्य डायनेस्टी के राजा शासन करते थे। और चालुक्यों के अंदर में राष्ट्रकूट जो थे सामंत थे। सामंत से महासामंत बने, महासामंत से महाडलेश्वर बने। तो जब धनी हो गए तो ये क्या कर दिए, हम चालुक्यों का कहना सुनेंगे, क्यों सुनेंगे, हम अपना खुद का किंगडम बनाएंगे, हम अपनी सेना रखेंगे, हम अपना नाम कमाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को राजगद्दी से हटा दिया, खुद राज हथिया लिया। किस इलाके में हुआ ये, कर्नाटका में। दूसरा क्या हुआ, जब मिड 8 सेंचुरी चल रहा था, यानी 8वीं शताब्दी के बीच में, यानी 750 की बात हो रही है, 750। मिड जब 8 सेंचुरी, 8 का मतलब हो गया 7, 8 सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 700 से लेके 799 तक का 8 सेंचुरी का। तो मीट का क्या मतलब हुआ, 750 के अराउंड में एक राजा था राष्ट्रकूटा का चीफ। राष्ट्रकूट अभी बात हुई ना कि किसके थे ये, चालुक्यों के अंदर में हुआ करते। तो राष्ट्रकूटों का एक चीफ था, उसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था उसका, दंती दुर्ग। तो उसने क्या किया कि चालुक्यों को क्या कर दिया, राजगद्दी से हटा दिया। और इसने, दंती दुर्ग ने क्या किया, एक यज्ञ किया। यज्ञ को क्या बोलते हैं,
हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ का मतलब हो गया कि गोल्डन बॉम्ब, ये सोने का उनको गर्भाशय ऐसा कुछ मिला, कि इसका मतलब ये होता है कि हिरण्य गर्भ अगर आप कोई भी व्यक्ति यज्ञ करता है तो अपने आप को क्या सीधे घोषित कर लेगा कि वो क्षत्रिय है। वो पहले ये जो दंती दुर्ग था ये ब्राह्मण था, और ब्राह्मणों से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वो राजा बनेंगे। राजा बनने का काम किसका था? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय आप चाहे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से क्षत्रिय बनने के लिए उस टाइम एक यज्ञ इसने किया जिसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ जो है। हिरण्य गर्भ अगर हिरण्य गर्भ अगर यज्ञ आप करोगे तो ये माना जाता था कि आपको आपका जो फिर से जन्म हो रहा है किस रूप में? क्षत्रिय रूप में। तो ये करके दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हटा करके राष्ट्रकूट अपने डायनेस्टी की क्या कर दी? स्थापना करी। अब ये क्या हुआ कि कुछ अदर केसेस में जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, फैमिली, जिस ये फैमिली से संपर्क करते थे तो बोलते थे कि उनको अपने अपने घर से एक एक जने को भेजो, हम उनको क्या करेंगे, मिलिट्री स्किल सिखाएंगे, कैसे लड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो एक व्यक्ति और था, जैसे उसका नाम था कदम्ब मयूर शर्मन। कदम्ब मयूर शर्मन। और जो गुर्जर प्रतिहार एक राजा थे उनका नाम था हरिचंद्र। ये दोनों थे ब्राह्मण। कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार जो शासक था।